नहीं है, डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस तस्वीर में बहुत सी बातें स्पष्ट हैं। आप जिन्हें मध्य में देख रहे हैं वो हैं तमिलनाडु के सीएम, एक तरफ जिन्हें देख रहे हैं वो हैं तमिलनाडु के राज्यपाल और एक तरफ देश के राष्ट्रपति। ये तस्वीर में तीन किरदार के परिचय हैं और यहीं से सारी बातें निकल कर आ रही हैं। पहले तस्वीरों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि घटनाक्रम को आप अच्छे से समझें। हमारे देश में मुख्यमंत्री का जो इलेक्शन है, यानी कि वैसे इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, हम विधायक चुनते हैं और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन एक बार के लिए हम ये कहें तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि खुद भी विधायक रहे होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जनता को रिप्रेजेंट करते हुए विधानसभा में अपनी बातें रखते हैं। राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल केंद्र के द्वारा राज्य में नियुक्त व्यक्ति होते हैं। केंद्र राष्ट्रपति के माध्यम से इन्हें नियुक्त करता है, यानी कि जो रवि साहब हैं, ये जो अभी यहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ये केंद्र की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हैं तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, क्या केवल तमिलनाडु की बात है? पूरे देश की बात समझिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस व्यवस्था को समझते समय किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य के राज्यपाल और फिर ऊपर बैठे हुए राष्ट्रपति, इन तीन लोगों का जिक्र इसलिए है क्योंकि इनमें से ये जो दो पद आप देख रहे हैं, ये जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड पद या तो मुख्यमंत्री होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है। अब हम जिक्र क्या कर रहे हैं? किसी भी प्रकार से राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना हो, राज्य सूची, और राज्य सूची क्या होती है? हमारे संविधान के अंदर कार्यों का विभाजन किया गया है। कार्यों का विभाजन मतलब केंद्र के हिस्से में ये काम आते हैं, राज्य के हिस्से में ये काम आते हैं और दोनों मिलकर के कुछ समान समान मतलब कंकरेंट विषयों पर काम कर सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पर विषयों का बंटवारा रहता है। कुछ ऐसी चीजें जो नई आती जाएंगी उन्हें अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस तरह से समझिए कि हमारे घर में सबके काम बटे हुए हैं, ऐसे देश के अंदर भी काम बटे हुए हैं। केंद्र के पास कुछ बड़े काम है, राज्य के पास अपने स्तर के काम है। जैसे पुलिस हुआ वो राज्य का विषय है, केंद्र के पास डिफेंस हुआ तो केंद्र का विषय हो गया। ऐसे समझते चलिए। राज्य के विषयों पर राज्य को कानून बनाकर के ही एग्जीक्यूशन करना होता है। आप अगर कोई भी बात लागू करवा रहे हैं तो उसे लागू कराने के लिए विधानसभा के द्वारा कानून बनाना होता है। कानून कैसे बनता है? राज्य की विधानसभा में जहां पर बहुत से विधायक हैं, जहां पर सत्ता पक्ष का बहुमत है, वहां पर सत्तारूढ़ दल के द्वारा, ला कोई भी सकता है लेकिन आसान भाषा में समझिए, जिसके पास बहुमत है उसके द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाता है जो कि बिल के फॉर्मेट में आता है। उस प्रस्ताव को बहुमत के द्वारा पास किया जाता है। वो प्रस्ताव पास होकर के दस्तखत होने के लिए राज्यपाल के पास जाता है। जब राज्यपाल उस पर अपनी अपनी तरफ से साइन कर देता है, तब उस बिल को साइन होने के बाद में एक्ट का दर्जा मिल जाता है, क्योंकि वो गैजेट में प्रकाशित कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से एक प्रस्ताव से बिल होते हुए एक्ट की यात्रा तय होती है और वो एक्ट उस राज्य के अंदर राज्य सरकार की मंशा को इंप्लीमेंट करता है। फिर से थोड़ा आसान करते हैं। तमिलनाडु के सीएम को अगर अपनी कोई बात लागू करवानी है, जनता के हित में कुछ फैसले लेने हैं, या राजस्थान के सीएम को लेने हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम को लेने हैं, जिस भी सीएम को लेने हैं, वो अपनी विधानसभा के अंदर पहले बिल लाएगा, उस बिल पर राज्यपाल की मोहर लगवाएगा और राज्यपाल की मोहर लगवा करके उस बिल को अपने देश में, अपने राज्य में कानून बनाकर लागू कर देगा। तो ये तो सब कुछ बहुत अच्छा सा सुनाई देता है। दिक्कत कहां है? बस दिक्कत यही है, ये जो बिल पास करवा कर ला रहे हैं, ये बिल कई बार राज्यपाल अपने पास में होल्ड कर लेता है। होल्ड क्यों कर लेता है? राज्यपाल को लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है। राज्यपाल कौन होता है ये कहने वाला? राज्यपाल का अपना दिमाग कहता है कि ये जो बिल पास करके लाए हो ये ठीक नहीं है। राज्यपाल ने उसे रोक लिया। अभी इसकी भी हम व्याख्या करेंगे। राज्यपाल अगर उसे रोक लेता है तो क्या होता है? अगर राज्यपाल रोक ले तो ये तो तय है कि वो एक्ट नहीं बन पाएगा, और एक्ट नहीं बन पाएगा तो जनता के काम नहीं हो पाएंगे। तो हमारे देश में एक तगड़ा कलेश रहता है और वो ये है कि राज्य के विषयों में भी राज्यपाल टांग अड़ाते हैं। अब आप पूछेंगे सर राज्यपाल को क्या दिक्कत आ सकती है? राज्यपाल को दिक्कत आती है क्योंकि ये केंद्र के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, तो ये केंद्र का फेवर लेने की सोचता है। केंद्र राज्य में इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजता है। इनकी क्वालिफिकेशन ही ये है कि इन्हें केंद्र का विश्वस्त होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ताकि राज्य कल को कोई ऐसा कानून पारित ना कर दे जो कि देश को तोड़ने वाला हो। इसलिए राज्य के अंदर केंद्र द्वारा नियुक्ति पर भेजा गया एक व्यक्ति होता है जो निगरानी रखता है कि सब सही तो है ना। अच्छा, यानी कि इनकी जो वफादारी है वो केंद्र सरकार की तरफ होती है। अब हम इस रिश्ते को और समझते हैं। आप जो यहां पर देख रहे हैं ये महागठबंधन से आते हैं। स्टालिन तमिलनाडु के अंदर अपोजिशन पार्टी से आते हैं, केंद्र के अंदर जो अपोजिशन है उससे आते हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में अगर सही सामंजस्य नहीं है तो ऐसे राज्य जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वहां से बिल को पास होने में कई बार जो नियुक्ति पर आए हुए अपॉइंटेड राज्यपाल हैं वो कई बार दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। ये कौन कहता है? कि तमाम वो राज्य कहते हैं जिनके यहां पर अपोजिशन पार्टी की सरकार है। उन्हें ऐसा लगता है कि केंद्र के वफादार राज्यपाल उनके बिलों को पास नहीं होने देते। यही कारण है कि इस साल अप्रैल में तमिलनाडु इस शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट जाकर शिकायत की कि सर, इन्होंने हमारे बिल कई साल से अटका कर रखे हुए हैं। जनता हमसे उम्मीद रखती है कि हम जनता के लिए काम करें, लेकिन ये राज्यपाल महोदय उन्हें अटका कर बैठे हुए हैं। जब ज्यादा कहो तो ये हमारे पास उन बिलों को लौटा कर भेज देते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। ऐतिहासिक फैसले में यह कहा कि राज्यपाल महोदय, आपके पास भारत के संविधान में आर्टिकल 200 के तहत जो पावर है वो कहती है कि आप या तो बिल पर साइन करेंगे, या आप साइन नहीं करेंगे तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, या आप उसे वापस रिटर्न करके विधानसभा भेजेंगे और कहेंगे कि इसमें यह गलत है, इसे सही करके भेजिए।
आप उसे सही समय के अंदर ये सब काम करके देंगे और आपको एक समय सीमा में हम बांध रहे हैं। अप्रैल में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए डिवीजनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यपाल के लिए इन सभी पर फैसला लेने की एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी। और इतना ही नहीं, यदि ये बिल इन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया तो राष्ट्रपति को भेजने पर राष्ट्रपति भी चूंकि केंद्र के द्वारा ही अपॉइंटेड है, क्योंकि उसका भले ही इलेक्शन हुआ हो, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड बना हो, लेकिन जिसका बहुमत है वही अपने आदमी को राष्ट्रपति बनवाने में कामयाब होता है। ऐसे में राष्ट्रपति कहीं इस बिल को लटकाकर ना बैठ जाए तो राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में एक समय सीमा के अंदर बांध दिया। साथियों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा के दायरे में बांधा गया, उसके बाद हमारे देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। और वो बहस इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो राष्ट्रपति से कहेगा कि आपको इतने दिन में ये फाइल निपटानी है, अगर नहीं निपटाया तो हम आपके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर देंगे, हम आपकी न्यायिक समीक्षा कर देंगे, हम आपके फैसले को देखेंगे कि आपने ये फैसला कैसे रोक लिया। क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के लिए आंसरेबल हो गया है? हमारे देश में एक बहस छिड़ गई। यही कारण है कि 2 जजेस के द्वारा दिए इस अप्रैल 2025 में फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति ने 14 सवाल लिख करके सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ लिया कि जरा बता दीजिए कि हमारे दायित्व क्या हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जो संविधान में नहीं लिखा है, फिर भी आप जिन्हें इंटरप्रिटेट करते हैं, आप जरा बता दीजिए कि क्या कहते हैं। बस उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आज फैसला सुनाया है और उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पुराने फैसले को बदलते हुए आज फिर से एक नया मुकाम क्रिएट किया है। संघवाद के लिए जो अच्छा भी होगा, राज्यों के लिए हल्का सा उसमें नुकसान होगा, राष्ट्रपति पद की इज्जत उसमें बची रहेगी। ये तो पूरा सार है। अब मैं इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता चल रहा हूं। इसी चैनल पर हमने आज से 7 महीने पहले अप्रैल में यह सेशन किया था जिसमें सवाल था कि क्या राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसी को ही हमने फिर राष्ट्रपति ने जब सवाल पूछे 14, उस समय उन्होंने क्या सवाल पूछे ये भी मैंने आपके सामने डिटेल में बताया था। और आज के दिन हम ये सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है, इसीलिए आज के दिन ये सेशन किया जा रहा है। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो वो बिल को मंजूरी दे, या बिल को दोबारा भेज दे, या वो राष्ट्रपति के पास भेजे। एक जो इनके पास से ऑप्शन था वो अभी भी छीन लिया गया है और वो है बिल को होल्ड करने वाला, यानी कि जो अपने पास दबाकर बैठ जाते थे बाबू किटाई तरह से, उसे हटा दिया गया कि आप बिल को रखेंगे नहीं, राष्ट्रपति के पास भेज दो, वापस लौटा दो, जो करना है कर लो। ये नहीं कि मैंने होल्ड करके पॉकेट वीटो में डाल दिया। ये 5 जजेस की बेंच थी जिसमें सीजेआई बीआर गवई थे, जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे, जस्टिस विक्रमनाथ थे, जस्टिस एएस चंद्रकर थे। इन 5 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया वो असल मायने में इनके कारण हुए विवाद पर ही तय हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, सेंटर और स्टेट में तमाम प्रकार के कलेश हों या गवर्नर्स